दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन समय से अनेकों हमले हुए। बहुत से विदेशी हमलावरों ने हमें लूटा, हमारी पूर्ववर्ती नस्लों की हत्याएं की, हमारी संस्कृति को तहस-नहस किया तथा हमारी अकूत धन संपदा लूट कर ले गए। पर कुछ ने तो हम पर शासन किया और अपनी मनमानी करके हम पर अत्याचार करते रहे। हमारे देश में हमारे ही धन का दुरुपयोग करके अय्याशी करते रहे तथा हमारे साथ धार्मिक भेदभाव करके हमें हमारा धर्म छोड़ने तक विवश करते रहे। पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इनका किसी ने विरोध ही नहीं किया। बहुत से वीर साहसी पुरुषों ने तथा बहुत सी वीरांगनाओं ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए जीवन भर इन आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, जिन्हें आज भी हम समय समय पर याद करके अपने को उन वीर पुरुषों और वीरांगनाओं की संतान मानकर गर्व महसूस करते हैं। पर बहुत से वीर पुरुष और वीरांगनाएं इतिहासकारों द्वारा पक्षपात के चलते इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिए गए हैं। वो इसलिए कि विदेशी आक्रांता महिमा मंडित होते रहें और इस पावन धरा के वीर और वीरांगनाएं समय के साथ भुला दिए जाएं। यह छुपी हुई दोहरी मानसिकता हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में भी रही है। इसलिए हमें बचपन से ही विद्यालयों में अधिकतर उन्हीं आक्रमणकारी लुटेरों का इतिहास पढ़ाया गया है और उन्हीं को महिमा मंडित किया गया है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में हम वीडियो के माध्यम से अनेकों ऐसे वीरों और योद्धाओं का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पर आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने देश की उन वीरांगनाओं के इतिहास की, जिन्हें पक्षपात के जरिए इतिहास से ही गायब कर दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजेबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत भूमि की कुछ उन वीरांगनाओं के इतिहास की श्रृंखला, पक्षपात द्वारा इतिहास से गायब वीरांगनाएं पार्ट 1। रानी नायिका देवी सोलंकी और क्रूर हमलावर विदेशी तुर्क शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का युद्ध, जो तुर्क गोरी का भारत में राज्य विस्तार तथा धन लूटने का दूसरा हमला था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त होकर युद्ध क्षेत्र से जान बचाकर भाग गया था। पर वह अपना पुरुषत्व नहीं बचा पाया था, बल्कि आगे का सारा जीवन एक हिजड़े की तरह काटने पर मजबूर हो चुका था। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पलटकर फिर से कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि ये रानी नायिका देवी सोलंकी कौन थी, जिसने मोहम्मद गोरी को सन 1178 के युद्ध में घायल होकर जान बचाकर भागने पर विवश कर दिया था तथा गोरी को नपुंसक भी बना दिया था। दोस्तों, रानी नायिका देवी इतिहास के पन्नों से गायब एक ऐसी वीरांगना थी जिसने आगे चलकर तराइन के द्वितीय युद्ध में सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने वाले मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया था। जब आप रानी नायिका देवी का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको गर्व होगा कि हमारे देश में ऐसी साहसिक महान वीरांगना का जन्म हुआ था। वह चालुक्य वंश की गुजरात की रानी थी। उनका पूरा नाम रानी नायिका देवी सोलंकी था। उस समय उनकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी। उनके पति का नाम राजा अजयपाल सिंह था। उनके दो पुत्र थे, जिनका नाम मूलराज सिंह द्वितीय तथा भीमदेव द्वितीय था। उनका जन्म गोवा के महामंडलेश्वर शिवचित्ती परमांडी के यहाँ हुआ था। वो बचपन से ही युद्ध कला में प्रवीण एक सफल कूटनीतिज्ञ महिला थीं। जब वो विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह से हो गया। अजयपाल सिंह के पिता का नाम महिपाल सिंह था। महाराजा महिपाल सिंह के बाद सन 1171 में अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा बनाए गए, पर 4 वर्ष बाद ही सन 1175 में उनके ही अंगरक्षक द्वारा धोखे से उनकी हत्या कर दी गई।
उनकी मृत्यु के बाद राजधानी अन्हिलवाड़ा पर संकट छा गया, क्योंकि राजकुमार मूलराज द्वितीय बहुत छोटे थे। उनकी उम्र 10 वर्ष से भी कम थी। इसलिए गुजरात राज्य पर यह संकट का समय था, क्योंकि कई विदेशी आक्रांता तथा दुश्मन राजाओं की दृष्टि उनके राज्य पर निरंतर लगी थी। दुश्मन राजा गुजरात की दौलत और आमदनी पर कब्जा करने की फिराक में थे। पर सबसे अहम बात तो ये थी कि राज्य की कमान किसे सौंपी जाए। राज्य के वरिष्ठ मंत्री दरबारी सामंतों ने मिलकर ये फैसला लिया कि युद्ध कला में प्रवीण और कुशल कूटनीतिज्ञ रानी नायिका देवी ही राज्य की बागडोर संभाल सकती हैं। अतः सर्वसम्मति से नायिका देवी को ही राज्य की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया गया। पर रानी ने साफ इनकार करते हुए कहा, अगर राज्य का वारिस जीवित है तो किसी और को राजा नहीं बनाया जा सकता। मंत्रियों के मशवरे और वक्त की जरूरत के आगे रानी ने अपने बड़े बेटे मूलराज द्वितीय को विधिवत राजा निर्वाचित करके, जो 10 वर्ष से कम था, तथा स्वयं को राजमाता और राजा की संरक्षिका घोषित कर दिया और उत्तराधिकारी की मार्गदर्शिका प्रतिनिधि बन गईं। उनके इस निर्णय से सभी सहमत और प्रसन्न थे। मूलराज द्वितीय के राजा बनने के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मन राजाओं ने गुजरात का शासक एक छोटा बच्चा और एक विधवा रानी होने के कारण वहां की दौलत और सत्ता हथियाने की तैयारी में जुट गए। गुप्तचरों से राजमाता नायिका देवी को सूचना मिली कि किसी भी वक्त विदेशी आक्रमण हो सकता है। उसी समय मुहम्मद गोरी, जो एक तुर्क था, वह भारत पर आक्रमण करके मुल्तान को जीत चुका था। मुल्तान, जो आज पाकिस्तान में है, वह गुजरात विजय के सपने देख रहा था। उसके मन में सोमनाथ का मंदिर लूटने की जिज्ञासा प्रबल हो चुकी थी। गोरी को गुजरात विजय का यह एक सुनहरा अवसर लगा। वह हविष से भरा विदेशी तुर्क मुहम्मद गोरी लूटपाट और साम्राज्य विस्तार का भूखा भेड़िया, जो प्रथम आक्रमण में मुल्तान पर कब्जा करके जीत का स्वाद भी चख चुका था। उसे लगा, एक विधवा रानी और छोटा बच्चा मेरा क्या कर पाएंगे? ये तो किसी तरह हमारा सामना तो कर ही नहीं पा सकते। अतः सन 1178 में एक विशाल सेना के साथ गुजरात विजय के इरादे से राजधानी अन्हिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। उसने अन्हिलवाड़ा से 40 मील पहले आबू पर्वत के पास गदर घट्टा नामक स्थान पर अपना सैन्य शिविर लगा दिया। उसने सीधा आक्रमण न करके पहले रानी नायिका देवी को एक पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा कि अगर सलामती चाहती हो तो अपने दोनों बेटों और राज्य की सभी जवान महिलाएं तथा कन्याएं पूरे जेवर, सोना, चांदी, धन संपदा के साथ पूरे राज्य की दौलत लेके मुझे सौंप दें, वरना सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रानी नायिका देवी ने पत्र पढ़ा। जवाब देते हुए पत्र में लिखा कि हमको तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, बस आप रहम करके हमारा सब कुछ लेके हमारी जान बख्श दें। सभी दरबारी मंत्री सामंत रानी के इस कायराना उत्तर से हतप्रभ हो गए। रानी ने उन्हें समझाया, यही तो कूटनीति है। ये युद्ध जीतने की एक कला है। दुश्मन विशाल सेना का मालिक है। हम उससे सीधे टक्कर लेने की जगह अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, साथ में अपनी जनता के जान और माल की सुरक्षा भी। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य की सारी महिलाएं और कन्याएं तथा छोटे बच्चे गुप्त सुरक्षित रास्ते से नाडौल के मित्र राजा कल्हड़ देव चौहान के यहाँ सुरक्षित भिजवा दिया। इसके बाद रानी ने अपने सेनापति कुंवर रामवीर को अपनी रणनीति समझाते हुए कहा, कुछ सैनिक लेकर तुम मुझसे कुछ ही दूरी बनाकर रहोगे। इसके बाद उसने 200 सातिर और बलशाली विश्वसनीय सैनिक भेष बदलवाकर भेज दिया कि तुम गोरी की विशाल सेना के मध्य शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा आबू पर्वत की तलहटी में छिपवा दिए। गोरी को भ्रमित करने के लिए अपनी 25,000 सेना को अलग अलग भागों में बांटकर मोर्चा तैयार कर दिया। अपने छोटे बेटे भीमदेव द्वितीय को
पीठ में बांधकर और बड़े बेटे मूलराज द्वितीय को, जो वर्तमान में वहां के राजा थे, विशेष सैनिक दस्ते के घेरे में लेके गोरी की सैन्य शिविर की ओर चल पड़ी। रानी नायिका देवी को अपनी ओर आता देखकर गोरी बहुत खुश था। वह अपनी जीत सुनिश्चित मान चुका था। उसे यह आभास हो चुका था कि रानी असहाय और विधवा है, अतः डर के मारे छोटी सी टुकड़ी लेकर मेरी शर्त मानकर समर्पण करने आ रही है। उसे ये नहीं मालूम था कि नारी कितनी बलवान होती है अगर वह घर से बाहर दहलीज लांग कर निकल पड़े। वही नारी जब माँ होने का गौरव प्राप्त कर लेती है तो वह और भी घातक और खतरनाक हो जाती है। पर यहाँ तो रानी नायिका देवी एक माँ ही नहीं, बल्कि वो तो पूरे राज्य की राजमाता थी। उनकी अपनी जिम्मेदारी उन्हें कितना खतरनाक बनाती थी, ये गोरी को अनुमान ही नहीं था। खैर, रानी नायिका देवी गोरी के करीब पहुंचकर रुक गईं। उधर योजना के अनुसार गोरी की सेना में भेष बदलकर शामिल हुए राजपूत रणबांकुरे हर हर महादेव के जयघोष के साथ गोरी के सैनिकों को भीतरघात की तर्ज पर मारना काटना चालू कर दिया। तभी योजनानुसार अलग अलग भागों से रानी की सेना गोरी की सेना पर टूट पड़ी। गोरी का लश्कर समझ ही नहीं पा रहा था कि युद्ध का मोर्चा किधर से है, और तितर बितर होते रहे। पैदल, घुड़सवार और हाथियों की टुकड़ियां देखकर गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गोरी की सेना में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। गोरी कुछ समझ पाता तब तक रानी नायिका देवी ने शेरनी की तरह फुर्ती दिखाते हुए गोरी पर झपट्टा मार के वार कर बैठी। गोरी बुरी तरह घायल होके रक्त रंजित हो गया। वह रानी नायिका देवी से इतना डर गया कि वह युद्ध क्षेत्र छोड़कर प्राण बचाकर भाग चला। उसके कुछ अंगरक्षक सैनिक तुरंत सुरक्षा घेरा बनाकर उसे युद्ध क्षेत्र से लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। गोरी के सारे तुर्की सैनिक जो जिंदा बचे, वो जान बचाकर इधर उधर भाग गए। गोरी को लग रहा था उसका बचना तो अब असंभव है। उसने बेहोश होने के पहले ही सैनिकों से कह दिया, मैं मरूं या जीऊं, या बेहोश हो जाऊं, या मेरा घोड़ा थक जाए तो दूसरा घोड़ा बदला जाए, पर मुझे घोड़े से नहीं उतारा जाए। मुझे नीचे सिर्फ मुल्तान पहुंचकर ही उतारा जाए। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा। ये शब्द जो मैंने बोले, ये इतिहासकार मेरुतुंग की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में लिखे हुए शब्द हैं। वह इतना डरा हुआ था, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वह अर्धमूर्छित अवस्था में रक्त से सना हुआ मुल्तान पहुंचकर सेवकों द्वारा घोड़े से नीचे उतारा गया। जब उसने खून से लथपथ अपने शरीर को ठीक से देखा तो वह सिर पीट कर रह गया, क्योंकि उसका गुप्तांग ही कटकर गायब हो चुका था और वह शारीरिक रूप से पूर्णतया नपुंसक हो चुका था। इस पराजय के बाद गोरी आगे 13 वर्षों तक गुजरात की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं, और कोई संतान भी आगे नहीं हो सकी कि उसका कोई सगा वारिस बन सके, क्योंकि वह इस काबिल रह ही नहीं गया था कि वह संतान पैदा कर सके। ऐसी वीरांगना रानी नायिका देवी सोलंकी का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन वामपंथी दोहरी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने रानी नायिका देवी का नामो निशान तक गायब कर दिया। दोस्तों, हमारी यह ऐतिहासिक श्रृंखला पक्षपात द्वारा इतिहास से गायब वीरांगनाएं पार्ट 1 का यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं पक्षपात द्वारा इतिहास से गायब वीरांगनाएं पार्ट 2 में, एक नई विलक्षण वीरांगना के पराक्रम का इतिहास लेकर। धन्यवाद।